उर्मिलेश जी, कश्मीर को एक खास तरीके से 1989 के बाद से देखा जा रहा था, एक खास तरीके की पॉलिसी वहां चल रही थी, जिसमें जो कश्मीर की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको उनको भी तवज्जो दी जा रही थी, एक तरीके से हुर्रियत को भी तवज्जो दी गई थी इस दौरान। कई बार कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश भी की गई, यहां तक कि खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, गृह मंत्री थे। लेकिन 2014 के बाद से देश की जो कश्मीर पॉलिसी है उसमें बुनियादी तौर पर बदलाव आया है, और वो एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं उसको, कि जब पुरानी तरीके से चीजें नहीं चल रही थी तो नए तरीके से करने की कोशिश की गई। क्या ये पॉलिसी में जो बदलाव आया उसका नतीजा देखने में नजर आ रहा है, या फिर कश्मीर में पाकिस्तान ने ज्यादा जोर इस वक्त झोंक दिया है, उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है? नहीं, जहां तक बाहरी शक्तियों के जोर का सवाल है आशुतोष, वो तो खैर अभी नहीं दिखता है। लेकिन जो आपके इस सवाल में दूसरा पहलू है कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के तहत जो एजेंसियां काम करती हैं, आई थिंक उनकी जो स्ट्रेटजी है जम्मू कश्मीर को लेकर वो पूरी तरह फेल कर चुकी है, और इसका फेल करना ये लाजमी था। अभिशप्त थे जब वो गलतियां कर रहे थे 2014 के बाद से लगातार, और 2019 के अगस्त महीने में वो एक कल्मिनेशन की तरफ हो गया। तो तभी से लग रहा था कि ये गलतियों की तरफ लगातार जा रहे हैं और एक पॉलिटिकल समस्या को ये बिल्कुल गैर राजनीतिक ढंग से देख रहे हैं। मैं नईमा जी की बात से आमतौर पे ब्रॉडली मैं सहमत हूं, जो पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया, लेकिन उनकी बस एक बात से मैं असहमत हूं, और वो ये कि इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर के साथ बहुत नाइंसाफी की थी, और अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गलतियां न की होती तो आज कश्मीर की स्थिति इतनी बुरी न होती, और जिसको बीजेपी ने और बिगाड़ा है। 1953 से ही गलतियों की शुरुआत हो गई थी। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था और पद से सीधे जेल भेज दिया गया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बुनियादी तौर पे लैंड रिफॉर्म्स था, जो एक रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वहां लागू किया था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो लॉबी वहां की थी वो उनके खिलाफ लग गई थी। खैर वो इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सच है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ने में कांग्रेस का कुछ कम योगदान नहीं था। लेकिन बेहतरीन जो परफॉर्मेंस किसी भी सरकार की हुई कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में, वो दिलचस्प बात यह है कि या तो उन सरकारों की तरफ से हुई जो संयुक्त मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट वगैरह की सरकारें थी, जैसे देवगौड़ा सरकार, बीच में देवगौड़ा सरकार आई, उन्होंने बहुत कम दिन वो रहे, लेकिन उन्होंने बेहतरीन कोशिश की, सिवाय एक आध छोटी गलतियों की जो इलेक्शंस के दौरान हुई। अदरवाइज उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। उन्होंने इंडो पाकिस्तान जो एक डायलॉग जो खत्म हो चुका था उसको फिर से रिवाइव किया। मनमोहन सिंह, जिनको कमजोर प्रधानमंत्री समझा जाता है और आर्थिक मोर्चे पर जिनकी बहुत सारी नाकामियां और बहुत सारी कामयाबियां गिनाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर के मामले में उनकी सरकार का कामकाज मैं समझता हूं कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की सरकारों के मुकाबले कुछ एक मामलों में बहुत बेहतरीन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उसमें न तो कहीं पॉजिटिव कोई दिखाई देता है, मुझे तो हर जगह निगेटिव ही दिखाई देता है। शायद उसकी वजह यह है कि एक तो लोकल जो कश्मीरी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, बल्कि कश्मीरी न कहिए, जम्मू कश्मीर पूरा टोटलिटी में, और उसमें कश्मीर प्राइमरली, उस पूरी लीडरशिप को डिमोलिश कर दिया है इस सरकार ने, और उसकी जगह जम्मू के कुछ संघी जो नेता हैं उनको, और दिल्ली के कुछ नेता जिनको जम्मू कश्मीर के कॉन्क्रीट सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छी समझ नहीं हो सकती है, या नागपुर के लोग जो हैं, या अहमदाबाद के लोग हैं, इन लोगों को जम्मू कश्मीर में पॉलिसी प्लानिंग में इनको प्रभारी बना दिया गया है। यही तय करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है, और आशुतोष आपने भी देखा है, मैंने तो पंजाब भी कवर किया है मिलिटेंसी को। पंजाब की मिलिटेंसी के समय मैं पोस्टेड भी था पंजाब में 2 साल, मैं एक हिंदी अखबार का ब्यूरो चीफ था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब में भी मिलिटेंसी को काउंटर करने में पंजाब की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां की ब्यूरोक्रेसी की जो लीडरशिप थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बगैर मिलिटेंसी को काउंटर नहीं किया जा सकता था। दिल्ली ने तो और मामला वहां गड़बड़ किया था इंदिरा गांधी जी के या उसके बाद में, लेकिन जम्मू कश्मीर में
मौजूदा सरकार ने पंजाब से या कहीं से भी सबक नहीं लिया, असम से भी सबक नहीं लिया, नॉर्थ ईस्ट से भी सबक नहीं लिया। उन्होंने पूरी की पूरी लीडरशिप, प्लानिंग की पूरी कमान स्वयं संभाल ली। तो एक पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है उसको लॉ एंड ऑर्डर के रूप में केवल देखना, केवल एक क्राइम के रूप में देखना, ये मुझे लगता है इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। 2019 के अगस्त महीने में 370 बार से भी ज्यादा दावा किया गया था कि 370 जैसे ही निष्प्रभावी होगा उसका पर्टिकुलर अनुच्छेद, पर्टिकुलर सेक्शन, अपने आप जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार था और पूरी दुनिया के जो सोशल साइंटिस्ट हैं, खासकर जो जम्मू कश्मीर को समझते हैं, वो मानते हैं कि वो स्ट्रेटेजी पूरी तरह गलत थी और वो गलत साबित हो रही है। इसलिए मैं अमित रैना जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि चाहे कश्मीरी पंडितों का मसला हो या कश्मीर का पूरा मसला हो, वो केवल 370 से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिल्कुल आखिरी लाइन, मेरा ये मानना है कि मौजूदा सरकार जो जम्मू कश्मीर में कर रही है उससे सेटल नहीं हो सकता पॉलिटिकल इशू, उससे केवल कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। कुछ देर तक हो सकता है इसका फायदा उठाया जाए। मौजूदा जो वायलेंस है, हो सकता है कि कश्मीर बनाम श्रेष्ठ भारत किया जाए। दूसरे हलकों में चुनाव होगा तो कहा जाएगा देखिए साहब जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब है, आप हमें सपोर्ट कीजिए वगैरह वगैरह, ये सब भी चीजें चल सकती हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें मैं कहना चाहता था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।